न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशियन का गहराई वाला क्षेत्र डीप सी फिशिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। फिशरमैन यहाँ रेगुलरली तरह तरह की मछलियां पकड़ते हैं, जिसमें मार्लिन, स्वॉर्डफिश और शार्क्स भी शामिल हैं। लेकिन 2019 के मार्च में एक अनयूजुअल इंसिडेंट सामने आया। एक लोकल फिशरमैन ने 550 पाउंड्स की शार्क को पकड़ा। जब तक वो उसे अपनी बोट पर खींच पाया, सिर्फ शार्क का कटा हुआ सिर बचा रह गया था। शार्क की बॉडी का बचा हुआ हिस्सा काट लिया गया था, एक विशालकाय अननोन ओशियन प्रेडेटर के द्वारा। इस शार्क के कटे हुए सर की तस्वीर पूरे इंटरनेट पर वायरल होने लगी। निश्चित तौर पर शार्क को देखकर लगता था जैसे किसी विशालकाय प्राणी ने उसे काटा है। इतनी विशाल शार्क को एक बाइट में काटने के लिए बेहद विशाल जीव का होना जरूरी था। आखिर वो कैसा जीव होगा जिसने शार्क को एक झटके में आधे से ज्यादा खा लिया? जब न्यूज आउटलेट्स ने स्टोरी को कवर किया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरी इमर्ज हुई। क्या ये संभव है कि ये वायलेंट एनकाउंटर किसी रियल लाइफ सी मॉन्स्टर का काम था? शायद ये थ्योरी काल्पनिक लगती है, लेकिन ये सच है कि ये एक लौता अजीब अटैक नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर रिकॉर्ड किया गया। इनफैक्ट वैज्ञानिक वहां एक विशालकाय मॉन्स्टर की तलाश 2003 से ही कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन CSIRO ने सैटेलाइट टैगिंग प्रोग्राम शुरू किया था ताकि वो शार्क के मूवमेंट्स को बेहतर स्टडी कर सकें। इस प्रोग्राम के दौरान 4 से 5 ग्रेट व्हाइट शार्क को टैग किया गया था। इनमें से एक शार्क का नाम अल्फा था, जिसकी लंबाई 10 फीट के लगभग थी। लगभग 2 महीने बाद डेटा ने रिवील किया कि शार्क पानी में 2000 फीट की गहराई में गई और उसके बाद उसके टैग का सराउंडिंग टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब वो टैग कहीं भी जाता, टेम्परेचर सेम ही रहता। फर्दर रिसर्च से पता चला कि उस शार्क को किसी क्रीचर ने पूरा निगल लिया था और वो टेम्परेचर उसके पेट के अंदर का था। वो कौन सा जीव था ये तो पता नहीं लगा, लेकिन एक ग्रेट व्हाइट शार्क को सीधा निगलने के लिए उस जीव का प्रोपोर्शन मैसिव होना चाहिए। कुछ और साइंटिस्ट की स्टडीज से पता चला कि उस कथित सी मॉन्स्टर के कई और एविडेंसेस मौजूद हैं। 2003 में कुछ वेल्स अचानक ऑस्ट्रेलिया के बीच पर आने लगी थीं। कुछ लोगों ने उन्हें वापस पानी में पुश करने की कोशिश की, लेकिन वो वेल्स तुरंत वापस बीच पर आ जाती थीं। वेल्स के बिहेवियर को स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि वेल्स किसी प्रेडिटर से डरकर बीच पर आ रही थीं। वेल्स का आकार इतना विशाल होता है कि वो शार्क से नहीं डरती। उन्हें डराने के लिए उनसे भी विशालकाय मॉन्स्टर का वहां होना जरूरी है। मार्च 8, 2014, कुआलालंपुर, मलेशिया, 12:25 AM, मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। ऑन बोर्ड 227 पैसेंजर्स और 12 लोगों का फ्लाइट क्रू होता है। इस फ्लाइट का रूट एकदम सिंपल था। इसे कुआलालंपुर से साउथ चाइना सी तक सीधा जाना था और उसके बाद हल्का सा टर्न लेकर बीजिंग पहुंचना था। ये फ्लाइट पहले सामान्य उड़ान भर रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिपोर्ट करने के बाद अचानक फ्लाइट ने अपना कम्युनिकेशन शट ऑफ कर दिया। रात के लगभग 1:30 बजे फ्लाइट साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रही थी। तभी ग्राउंड कंट्रोल का प्लेन से कांटेक्ट खत्म हो गया, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नजर रेडार पर बनी हुई थी और वहां से क्लियर सिग्नल आ रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड वो सिग्नल गायब हो गया। सिग्नल का डिसअपियर होना बेहद अनयूजुअल बात है। फ्लाइट कंट्रोलर्स लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उस फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन जब फ्लाइट का कनेक्शन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लॉस्ट हुआ, मिलिट्री रेडार्स फ्लाइट को अगले 1 घंटे तक ट्रैक कर रहे थे। फ्लाइट 370 दरअसल कुआलालंपुर से उड़कर थोड़ी आगे गई। वहां से फ्लाइट ने यू टर्न लिया और इंडियन ओशन की तरफ चली गई। इंडियन ओशन में जाकर वो हमेशा के लिए डिसअपियर हो गई। फ्लाइट ने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता। बीजिंग की अथॉरिटीज को सुबह पता चला कि फ्लाइट 370 बीजिंग नहीं पहुंचने वाली है। तुरंत एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे कॉस्टली और डिफिकल्ट सर्च थी। सर्च ऑपरेशन के खत्म होने के बाद अथॉरिटीज ने एडमिट किया कि फ्लाइट MH370 272 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स अचानक गायब हो गए हैं। इस एरा में जहां हमारे पास इंटरनेट, रेडार, सैटेलाइट्स और तरह तरह के एडवांस उपकरण मौजूद हैं, एक पूरी फ्लाइट कमर्शियल रूट के बीच से गायब हो गई। मेलस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, मोंटाना, मार्च 16, 1967।
सुबह के समय सोल्जर्स इस हाईली गार्डेड न्यूक्लियर मिसाइल बेस के ग्राउंड पर पेट्रोल कर रहे थे। तभी उन्हें आसमान में एक ग्लोइंग रेड लाइट नजर आने लगी जो बेस के ऊपर ही हवर कर रही थी। इसी बेस पर इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं। इस रेड लाइट के फ्रंट गेट पर आते ही पूरा बेस रेड अलर्ट पर चला गया, क्योंकि कोई भी मिसाइल अगर फट जाती तो तबाही का मंजर कल्पना के परे होता। तुरंत ये खबर कैप्टन रॉबर्ट वेलिस को रिपोर्ट की गई। रॉबर्ट जल्दी से अंडरग्राउंड बेस पर मिसाइल कंट्रोल्स को चेक करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक एक करके सभी मिसाइल्स के कंट्रोल्स ऑफलाइन होते जा रहे हैं। इस बात का कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था कि उस रेड लाइट के आते ही कैसे ये मिसाइल कंट्रोल्स ऑफलाइन हो गए। कैप्टन ने एक टीम को यूएफओ के पास जाकर उसे इन्वेस्टिगेट करने भेजा और तभी वो लाइट गायब हो गई। उसके गायब होते ही तुरंत ही कंट्रोल सिस्टम वापस ऑनलाइन आ गया। इस एनकाउंटर के अलार्मिंग नेचर की वजह से मैल्मस्टॉर्म इंसिडेंट को टॉप सीक्रेट लेवल पर क्लासिफाई कर दिया गया। गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट के होने से भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू रिलीज हुए डॉक्यूमेंट्स में साफ मेंशन था कि ये इंसिडेंट असल में हुआ था। और इसके अलावा कई बार न्यूक्लियर मिसाइल बेसिस के ऊपर यूएफओस दिखाई देने के इंसिडेंट सामने आए हैं। कुछ यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो भी खुद हमसे ही। इन इंसिडेंट से ये तो साफ हो जाता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ना केवल एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि वो हमें विजिट भी करते रहते हैं। यूएफओ रिसर्चर्स का कहना है कि जल्द ही वो समय आने वाला है जब वो हमारे सामने आकर हमें ये बता देंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। सदर्न न्यू जर्सी में पेड़ों का एक महासागर है। जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। इस वीराने के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है जो रहस्यमयी और खौफनाक साइट्स और साउंड से भरी हुई है। इस जंगल को पाइन बैरन्स कहा जाता है। ये कई मिलियन एकर्स में फैला वुडलैंड है जहां हम लिटरली इस तरह गुम हो सकते हैं कि जिंदगी में कभी बाहर ना निकल सकें। रात के समय आप जानवरों के चलने की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि जंगल इतना घना और डार्क होता है। पाइन बैरन्स 500 से ज्यादा रिकॉर्डेड स्पीशीज का घर माना जाता है, लेकिन लोकल्स की माने तो यहाँ एक ऐसा क्रीचर भी है जिसे अभी तक ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं किया गया। ये एक ग्रोटेस्क विंग्ड मॉन्स्टर है। इसका नाम है द जर्सी डेविल। उस इलाके में लोगों ने बचपन से जर्सी डेविल के किस्से सुने हैं। रात के समय बाकी जानवरों के साथ सुनाई देती है जर्सी डेविल की आवाज, जो हॉरिफिक स्क्रीचिंग साउंड है। लोकल्स का दावा है अगर आप ऐसा कुछ पाइन बैरन्स में सुनते हैं तो आपको जान बचाकर भाग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी मौत से पहले आखिरी साउंड यही सुना था। ये क्रीचर दिखने में ऐसा लगता है जैसे फ्रैंकेनस्टाइन की लैब से निकला हो। इसका सर घोड़े का है जिसमें सींग है, कैंगरू जैसा शरीर है, पतली नुकीली पूंछ है, पैरों की जगह हूफ्स हैं। इसके विशाल लेदरी चमगादड़ जैसे विंग्स हैं। क्या इस तरह का जीव आज भी पाइन बैरन्स में एग्जिस्ट कर सकता है? 250 साल पुरानी लोकल लोर के अनुसार लीड्स के एक छोटे से घर में एक महिला ने अपने 13वें बच्चे को जन्म दिया। वो इससे इतनी परेशान थी कि उसने कहा ये बच्चा डेविल ले जाए, और फिर जन्म हुआ जर्सी डेविल का। पैदा होती ही जर्सी डेविल चिमनी के जरिए छत पर पहुंचा और वहां से पाइन बैरन्स में चला गया। आज भी ये वुडलैंड उसका घर माना जाता है। स्केप्टिक्स इस स्टोरी को फेक मानते हैं, लेकिन सच ये है कि जर्सी डेविल के जन्म के बाद ही पाइन बैरन्स में स्ट्रेंज क्रीचर की साइटिंग्स की रिपोर्ट आने लगी थी। 1800s में तो एक मिलिट्री ऑफिसर का जर्सी डेविल के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ। कॉमोडोर स्टीवन डाइकेटर, जो एक फेमस नेवल वॉर हीरो थे, वो अपनी शिप में थे जब जर्सी डेविल उड़ते हुए उनके जहाज के ऊपर पहुंच गया। उन्होंने जर्सी डेविल पर तोप से हमला कर दिया और इस घटना से जर्सी डेविल के एक विंग में छेद भी हो गया था। स्टीवन डाइकेटर ने इस घटना के बारे में ओपनली बात की। साथ ही इस घटना के 2 दर्जन आई विटनेसेस भी मौजूद थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।